मुआशी अफलातूनों की नाकिस पॉलिसीज, मुल्क कर्जों के बोझ तले। कर्जे कहाँ खर्च हो रहे हैं? क्या मुआशी इनकलाब बर्पा हुआ? महंगाई का ग्राफ बदस्तूर ऊपर, आम आदमी मुश्किलात का शिकार। नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है महंगाई, बेरोजगारी और मुल्क के जो कर्जे हैं उनके ऊपर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुल्क के अंदर ये बुनियादी मसाइल आज तक क्यों हल ना हो पाए। बुनियादी मसला यही है और हमेशा से यही रहेगा कि हमारे यहाँ महंगाई के फिगर्स कभी ऊपर कभी नीचे किए जाएंगे कागज़ों पर, लेकिन हकीकी तौर पर कभी भी महंगाई मजमूई तौर पर कम नहीं होगी। इसके पीछे क्या वजह है कि गरीब आज भी जब मार्केट जाता है तो रोज़ जो इस्तेमाल करने की अशिया हैं उनकी कीमतों के अंदर बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं दिखाई देता कि भाई चीज़ों की कीमतों के अंदर कोई कमी आई हो। सारी वजह ये बताते हैं कि जनाब तमाम इशूज़ का हल जो है वो पेट्रोल की कीमतें हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत तो कल बढ़ भी सकती है। बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतें अगर बढ़ गई तो पेट्रोल की कीमत ऊपर, फिर उसके बाद तमाम अशिया की कीमतें तेज़ी से ऊपर जाएंगी और कोई उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा और बहाना यही होगा कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तेल की कीमत बढ़ गई। और आप देख रहे होंगे कुछ अरसे से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं कीमत। कहीं ऐसे ना हो कि महंगाई का बोझ अचानक आवाम के कंधों पर आ जाए। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब डॉक्टर शुजात साहब, वेलकम करता हूँ आपको शोबे। थैंक यू वेरी मच। अहम मईशतदान है और बुनियादी तौर पर जो मसला है वो इनके सामने रखता हूँ कि जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब जो हमारे यहाँ ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, स्टेट बैंक है, मैं उन पर कोई तोहमत नहीं लगाना चाहता, लेकिन महंगाई की फ़िगर्स के बारे में कभी कभार ऐसी खबरें आती हैं कि महंगाई कम हो गई। क्या आपको यकीन आता है बतौर मईशतदान के कि हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन हकीकी तौर पर बताई जाती है, सच्चाई इससे छलकती है या नहीं? पहली बात तो ये कि थैंक यू वेरी मच शो में इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि महंगाई कम तो नहीं हुई है। ज़ाहिर है कि ये सबको पता है, इवन कि जो आम एक रेडी लगाने वाला होता है उसको भी ये पता होता है कि ये थोड़े से कॉस्मेटिक फिगर्स होते हैं और इन्फ्लेशन के अंदर भी कीमतों की जो इसमें शरह में इजाफा होता है उसके अंदर भी बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेलर प्राइस इंडेक्स है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। कॉस्मेटिक को उर्दू में बनावटी कहते हैं। बनावटी कहते हैं, हाँ समझ लीजिए। लेकिन बनावटी होती है, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि वो आप ये नहीं कह सकते कि फ़ेक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो निकाल ली जाती है कैलकुलेशंस करके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई आम पब्लिक जो है ये फ़ील करती है कि महंगाई कम हुई है? तो एक बात तो मैं ये बता दूं कि आम पब्लिक ये फ़ील नहीं करती है कि महंगाई कम हुई है। लेकिन एक बात मैं ये बता दूं आपको कि अगर महंगाई को आप लॉन्गर पीरियड में देखें, 2008 से लेके 2013 के पीरियड में जो महंगाई हुई उसको 2013 से 2018 में देखें तो आपको कंपैरेटिवली इंक्रीज़ इन द इन्फ्लेशन कम नज़र आएगा। इसकी एक एविडेंस ये है कि अभी हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रात को मॉनेटरी पॉलिसी का दोबारा ऐलान किया है और कहा जी कि पॉलिसी रेट को हम 5.75% तक ही रखेंगे। मींस कि हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा। मुल्क में इंटरेस्ट रेट्स उस वक्त ही कम रखे जाते हैं जब आपकी महंगाई का लेवल जो है स्टेबल होता है। तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हमारे यहाँ महंगाई बढ़ी तो है, लेकिन महंगाई के बढ़ने की शरह उतनी तेज़ नहीं है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस तो इससे फ़र्क नहीं थी, क्योंकि जाहिर बात है रुपए की कदर में भी कुछ कमी हुई, डॉलर महंगा हुआ। आप नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि असल में एक्सपेक्टेड यही था। कल जब पॉलिसी का ऐलान होने जा रहा था तो मुझसे किसी चैनल ने, किसी ने बीपर पे ये पूछा तो मैंने उनको भी यही कहा कि पॉलिसी रेट वही रहेगा और वही रहा 5.75। देखें, वजह यह है कि अब हम पाकिस्तान टारगेट कर रहा है ग्रोथ को, इकनॉमिक ग्रोथ को। जब इकनॉमिक ग्रोथ को टारगेट किया जाता है तो आपको इंटरेस्ट रेट्स कम रखने पड़ते हैं ताकि आपके बैंक्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ को कम इंटरेस्ट रेट पे कर्जा जात दे सके, उनकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम हो। और साथ में अगर आप देखें, आपने कहा कि रुपए की वैल्यू में ये बड़ा ऑब्वियस था कि रुपए की वैल्यू में कमी होगी। उसकी एक वजह हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड था, बढ़ता हुआ बैलेंस ऑफ ट्रेड। आप कब तक अपने रुपए की वैल्यू को स्टेबल रखेंगे? उसके साथ साथ आपके जो रिजर्व्स थे वो भी कम हो रहे हैं, बल्कि आपके पास रिपोर्ट होगी कि हमारे रिजर्व्स मेरे ख्याल में 1.2% या 2 पॉइंट समथिंग % कम होकर $13.2 बिलियन
जो एग्जैक्ट्स हैं उसका लेवल आ गया है, जिसकी बहुत सारी रीज़न है, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो बुनियादी वजह ये है कि महंगाई में कमी नहीं हुई है, लेकिन आपके यहाँ को प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ी है, आपकी ग्रोथ भी नहीं बढ़ी है। तो अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखेंगे, जो कि ग्रोथ का एंगल है, प्रोडक्शन का एंगल है, तो फिर आपको कोई तस्वीर बहुत अच्छी नज़र नहीं आती। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिवली प्राइस को एक पैमाना बनाए तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं हुई है। स्टेट बैंक का जो एजेंडा है, जो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, उसका प्राइमरी एजेंडा ये है ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी टू प्राइसेस। दो एजेंडे हैं। अच्छा, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस प्लस ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। ये कोई भी दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनका बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, बढ़ती कीमतों को उनको कंट्रोल करना, और साथ में मुल्क में ग्रोथ यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन को लेके आना। ये उसके दोनों एजेंडे होते हैं। इसीलिए दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज़, मालियाती पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की जाती है। या तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स के इंटरेस्ट रेट्स को कम रखा जाता है ग्रोथ को टारगेट करने के लिए, या फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी जिसमें इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बहुत बढ़ा दिए जाते हैं ताकि आपके इन्फ्लेशन जो है वो कम हो। पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा नहीं गर्दाना जा रहा। हालांकि ऑफिशियल फिगर से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। ऑफिशियल टारगेटेड इन्फ्लेशन था 6%, इन्फ्लेशन डेफिनेटली इससे ज़्यादा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा है कि उसके लिए आपको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करनी पड़े। कुछ लोग तो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि 2018 में हो सकता है इन्फ्लेशन 6% से भी कम रहे, 5.5% तक रहे, जो कि वैसे समझ में आने वाली बात नहीं है। एक वजह तो ये है कि ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफ़ी इंक्रीज हो गई है, एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। एनर्जी अवेलेबिलिटी एक बात है, लेकिन एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी ने, गवर्नमेंट के टैक्स रिफॉर्म्स की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस पे टैक्सेस भी लगे, तो ओवरऑल आपकी नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से प्राइसेस के बढ़ने का खर्चा है। तो मेरे ख्याल में 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, और शायद जो है मैं व्हाट आई कैन एंटिसिपेट कि जून जुलाई में इन्फ्लेशन आपका डबल डिजिट क्रॉस कर सकता है, जो कि बड़े एक खतरे की घंटी होगी नई आने वाली गवर्नमेंट के लिए। यानी आप कह रहे हैं कि महंगाई जो है बढ़ेगी? जी, महंगाई बढ़ सकती है। आपने जून जुलाई का जिक्र किया तो ये भी बताता चलो कि वो हमारे यहाँ एक रमज़ान में भी जो है ना एक सिलसिला होता है महंगाई बढ़ने का, तो रमज़ान भी उन्हीं महीनों के अंदर पड़ने वाला है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू की नौयत अवामी हो जाएगी और अवामी मसाइल के ऊपर बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं जनाब महंगाई के ऊपर, बेरोज़गारी के ऊपर और ख़ास तौर पे कर्ज़ों के ऊपर। लेकिन इख्तिताम में आएंगे कर्ज़ों की जानिब। सबसे पहले महंगाई के मौजू को मुकम्मल करें, हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। डॉक्टर साहब, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि जनाब एक ही शिकायत है हर तबके और हर उम्र के लोगों की, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। क्या ये शिकायत ठीक है या ये एक जहनी कैफियत है? क्योंकि मैं तो जब से देख रहा हूँ लोगों की एक ही शिकायत होती है। आप घर में किसी हाउसवाइफ से पूछ लें तो वो भी आपको कहेगी कि महंगाई बढ़ी है, और किसी आदमी से जो कि वर्क कर रहा हो पूरा दिन ऑफिस में तो वो भी यही शिकायत करता है कि खर्चे बहुत हैं यार, महंगाई बढ़ी है। तो हमारे मुल्क के अंदर क्या कभी कभी महंगाई कम भी हुई है या नहीं? कभी ऐसा भी आया है कि इन्फ्लेशन का उल्टा यानी डिफ्लेशन हुई हो, किसी चीज़ की कीमत में कमी आई हो, या सिर्फ कागज़ों में ही होता है ऐसे? अच्छा ऐसा तो नहीं होता कि कीमतें कम हो जाएं, कीमतें बढ़ती हैं, और या ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ती हैं या कम रफ्तार से बढ़ती हैं। यानी आप कह रहे हैं बढ़ने की रफ्तार आगे पीछे हो सकती है, कम होने का आप दुनिया में कहीं पे भी देख लें, मेरे ख्याल में ये एक नेचुरल फिनोमेना है, और ये आप इसको समझ लें कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। शायद बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे, जी कीमतें कम भी हो सकती हैं, जिसको हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती है, जिसको तफरीत ज़र कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्राइसेस कम हो जाती हैं, ग्रोथ का वही पेस रहता है, लेकिन ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। इसलिए डिज़ायर, और ये भी मैं आपको बता दूं कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये डिज़ायरेबल होता है कि आपकी प्राइसेस में कुछ थोड़ा सा इजाफा होता रहे, क्योंकि आपके प्रॉफिट मार्जिन जो हैं आपके बिज़नेस के बढ़ते रहें, अट्रैक्टिव रहें बिज़नेस, और लोग उसमें ज़्यादातर आके उसको प्रोड्यूस कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कीमतों में इजाफे का पेस बढ़ जाता है
जिसको इंग्लिश में गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, या आपको उर्दू में आप ये कह लें खरगोश की रफ्तार से बढ़ती या बड़ी तेज़ी से जो बढ़ती प्राइसेस हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं और वो आम आदमी को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। दुड़की कहते हैं उसे, दुड़की लगा दुड़ती या वो जो भी दुड़की लगाती। अब मौजूदा देखिए, मैंने कभी भी आपके प्रोग्राम में भी कभी गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं किया, लेकिन जो बात सही है आपकी बातों से तो ऐसा ही लगता है। आज मैं अब आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं ये लोगों को पता है, हमारे जो सुनने वाले हैं बाकी चैनल्स पे भी देखते हैं उनको पता है, बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार इसने तो तनकीद करने का ठेका लिया हुआ, लेकिन ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे मैं डिसएग्री करता हूँ बहुत सारे लोगों से। प्राइसेस में इतना तेज़ी से इजाफा नहीं हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक मॉडरेट इन्फ्लेशन था, इतना ज़्यादा प्राइसेस में इजाफा नहीं था कि वावेला किया जाए। इसीलिए वरना जो अपोजिशन एक जो जितनी भी शोर मचा रही है, क्या आप समझते हैं कि ये इस इन्फ्लेशन के इशू को रेज ना करते? डेफिनेटली रेज करते। तो इन्फ्लेशन के हवाले से कंपैरेटिवली चीज़ें कुछ बेहतर थी, इसका एक कम से कम क्रेडिट देना चाहिए। ऐसे भी तो कह सकते हैं कि कुदरत का भी तोहफा है, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर जो बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमतों में कमी और फिर उसके बाद उन कीमतों में कमी आने के बाद इस्तेहकाम रहा, उसका फायदा गवर्नमेंट ने भरपूर उठाया। ये आपको मानना पड़ेगा। अवामिल ये अलग चीज़ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अवामिल इसके कुछ भी हो सकते हैं, बैरूनी अवामिल हो सकते हैं, अंदरूनी अवामिल हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट खुशकिस्मत इस हवाले से रही कि इसको बैरूनी बहुत सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स मिले, फेवरेबल इन्वायरमेंट मिली। एक्सटर्नल प्राइसेस, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हो गई और कुछ इस तरह के इंटरनेशनल कुछ जो चीज़ें थी जो फेवरेबल होने की वजह से काफ़ी हमारी जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रही। इसमें गवर्नमेंट का कोई कमाल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी अपनाई हो, टारगेटेड पॉलिसी बनाई, उसको अडॉप्ट किया और इन्फ्लेशन को कम किया, ऐसा नहीं खुद ब खुद ही हो गया ना? ये एक कुदरती था, लेकिन हुआ तो सही ना। ठीक है, यानी हम उन पर ब्लेम नहीं डाल सकते, लेकिन उनको इतना ज्यादा इसका क्रेडिट भी नहीं दे सकते। क्रेडिट नहीं दे सकते आप, क्रेडिट नहीं दे सकते। चलें, अच्छा यहाँ पर फिर मैं आम आदमी को क्या समझाऊं जो कि अभी टेलीविजन देख रहा है, और जाहिर बात है कुछ देर बाद जब वो जुमे की नमाज के बाद निकलेगा बाहर और कुछ परचून किरियाने की खरीदो फरोख्त करने की कोशिश करेगा, कुछ चीज़ कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, तो फिर मैं उसको क्या तसल्ली दूं? इसको आप तसल्ली ये दें कि ये जो लोग एक ये बात बड़ी कड़वी बात है, हो सकता है आप इससे डिसएग्री करें, कि एक तो इन्फ्लेशन होता है, कीमतें बढ़ती हैं, कुछ इन्फ्लेशन ये हम गरीब लोग खुद बढ़ा देते हैं। एक चीज़ 10 रुपये की मिल रही है, उसके 100% प्रॉफिट मार्जिन रखें, हम कोशिश करते हैं कि अभी कमा लें। तो उनको ये भी चाहिए कि ये उससे देख लें कि भाई आपकी प्राइस कितनी है, मार्केट में प्राइस कितनी है, और जो गवर्नमेंट ने, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी ने जो प्राइसेस आपको बताई हैं वो कितनी है। मैं आपको बताऊं, अक्सर दफ़ा ये होता है कि बिल्कुल जो मार्केट में प्राइस, जो प्रोडक्ट आती है उसकी प्राइस और जो प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, जो हम जैसा एक गरीब आदमी बेच रहा है, या वो जो गरीब आदमी वहाँ पर रोड पर खड़ा है, वो गरीब आदमी 100% 200% प्रॉफिट ले रहा होता है। अभी रमज़ान की आपने बात की, रमज़ान आ जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा, जो चीज़ 200 रुपये की होगी वो आपको 1000 रुपये में, 500 में, 600 में मिलेगी। तो इसमें हमें भी थोड़ा सा अखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए। सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस पे और दूसरे लोगों पे नहीं डालनी, कुछ हमें अपने आप को भी ट्रेन करना है, अपने बिजनेस नहीं। आम आदमी क्या कर सकता है? अगर वो जाता है दुकान के ऊपर और बंदा जो है वो आगे से बोलता है कि जी मैं तो आपको इतने की चीज़ दूंगा, तो वो उसके साथ ये थोड़ी कर सकता है कि थोड़ी इंसानियत दिखाओ, थोड़ी इखलाकियात दिखाओ। मैं आपको वैसे सही बात बताऊं, आम आदमी क्या कर सकता है। हम चाइना के साथ हम दोस्ती का भी कहते हैं, चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं और ये हैं बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन चाइना से हमने सीखा कुछ नहीं है। चाइनीज़ कौम का सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे उनकी जो स्ट्रॉन्ग उनका पॉइंट है वो है उनका सब्र, और वो है उनका अपने आप पे उसको सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। अपने आप चाह रहे हैं कि हम बायकॉट कर दें, वो आप देखें, सब्जियां ना खाएं, बॉयकॉट ना करें, बॉयकॉट नहीं, रिड्यूस कर दें आप। ये तो इकोनॉमिक्स का लॉ है, आप जब एक चीज की डिमांड को रिड्यूस कर देंगे ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसेस सेट हो जाएंगी, तो आप कम कर दें। चाइनीज जो है वो, आप देखें आपका प्रॉब्लम क्या है, चीनी महंगी होगी, भाई रिड्यूस कर दूंगा मैं आपको छेड़ दूंगा। बुनियादी तौर पर ये फिर वही वाली बात आपने कर दी। अब ये कैसे मुमकिन होगा? WHO वगैरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से तो गरीब आदमी कैलोरी काउंट नहीं है उसका। सर ये तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वगैरह अफराद से खा सकते हैं। जो गरीब है बेचारा वो तो अपना पेट नहीं भर पा रहा, उसको कैसे समझाऊंगा कि 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाए? वो कहेगा मैं खाते ही 1 रोटी हूं। देखें, मैं आपको WHO का बताता हूँ। एक WHO की रिसेंट स्टडी हुई है प्रोविंस ऑफ सिंध में। उन्होंने ये कहा है कि हम जो गरीब आदमी है वो एक्सेसिव ऑयल और घी और वेजिटेबल ऑयल जो है वो यूज़ करता है अपनी कुकिंग के अंदर।
अगर आप उस ऑयल की, इवन के वो ये कह रहे हैं कि 10 to 20% कुकिंग कॉस्ट के अंदर सिर्फ ऑयल की कॉस्ट है। द सेम गोज टू द शुगर, द सेम गोज टू जो दूसरे मसाला जात हैं। तो भाई आप उसको कम करें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपने आपके अखराजात भी कम। आप चाह रहे हैं कि लिविंग हैबिट्स चेंज हो जाए लोगों, लिविंग हैबिट्स। वैसे ये बात आपकी सही है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ख्याल नहीं करते इन चीज़ों का, और कभी कभार पढ़े लिखे लोग भी ऐसी गलती कर देते हैं। लेकिन बुनियादी बात आपने सही कही है कि हमारे मुल्क के अंदर थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत है। लेकिन ये कलेक्टिव लाइफस्टाइल चेंज लाने से पहले आप मुझे ये बताएं कि चलें, ये बात तो मैंने सेपरेट रख दी, मैं अब पूरे माशरे की तबीयत तब्दील करने में तो बड़ा वक्त लग जाएगा। क्या आप कर सकते हैं ये? इज दिस अ सोल्यूशन, मतलब इज दिस अ वायबल सोल्यूशन? पहले टीवी के ऊपर एक इश्तिहार चले, आप खाने में तेल डालना छोड़ दें तो महंगाई कम हो जाएगी, या वायबल सोल्यूशन हो जाएगा? ये वायबल सोल्यूशन। हमारे यहाँ तो लोग, गरीब आदमी 20-20 कप चाय पी रहा है, और तमाम जो है, तमाम मैं आप बताऊं नशे जो है वो गरीब आदमी कर रहा है, क्योंकि उसको टेंशन है, मावा खा रहा है, सुपारी खा रहा है। इस हिसाब से तो फिर मैं कितने खर्चे कम करवाऊं? लेकिन करें ना, कम करवाएं ना, ये कम करवाएं। नहीं तो do you think this is a viable solution? Making a lifestyle change? Of course, this is the most viable solution. मैं आपको बताऊं, आप और मैं, हमारी अगर 100 साल भी उम्र होगी तो हम यही रोना रोते रहेंगे जब तक हम अपनी आदत को चेंज नहीं करेंगे, और ये आदत चेंज नहीं होने वाली। उसकी वजह ये है कि ये आदत चेंज होती है हमारी एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, अवेयरनेस से। लेकिन प्रॉफिटेरिंग जो कर रहे हैं उनकी आदत भी तो तब्दील की जाए सर। सबसे उनको किस तरह से कंट्रोल कर? जो प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उनकी किस तरह से कंट्रोल करें? वो कहाँ से आ रहे हैं प्रॉफिटेरिंग जो कर रहे हैं? प्रॉफिटेरिंग तो हम ही लोग कर रहे हैं ना, सोसाइटी से आ रहे हैं। बहरहाल ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि कौम के ही अफराद हैं जो इसमें शामिल भी हैं, और हम ही लोग हैं जो इसके जिम्मेदार भी हैं, ये आप कह रहे हैं? हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो भी हमारे जो इकोनॉमिक मसाइल हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे इकोनॉमिक मसाइल के, लेकिन आधे मसले हल हो जाएंगे अगर हम अपने आप को सीधा कर लें। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक वावेला इंटेलेक्चुअल्स अमूमन ड्राइंग रूम में बैठ के कहते हैं प्राइस कंट्रोल लगा दो, प्राइस कंट्रोल लगा दो। क्या जदीद आज़ाद मईशत के अंदर गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल लगा सकती है? चाहिए? क्या ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक आइडियल स्टेप है? हर एक ये इसको समझना पड़ेगा कि प्राइस कंट्रोल कहाँ पे लगाया जाता है। गवर्नमेंट का हमेशा मईशत में रेगुलेटरी रोल होता है। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, देखती है कि चीज़ें बेहतर चल रही है, नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही। अब प्राइस कंट्रोल उस मार्केट में लगाया जा सकता है जिस मार्केट के अंदर बेचने वाले कम हैं और ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं, जिसको आप ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। मेरे ख्याल में इसको, मुझे मुसाबकाती एग्जैक्टली मुझे इसको पता नहीं उर्दू में क्या कहेंगे, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ओलिगोपोली मार्केट या फिर मोनोपोली मार्केट, जहां चंद खिलाड़ी कीमत का तयन एक शख्स या चंद अशखास जो है वो करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को वहां पे प्राइस कंट्रोल करना पड़ती है, वरना क्या होता है कि वो लोग फायदा उठा सकते हैं, नाजायज फायदा। लेकिन अगर बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि अगर जो हमारी नॉर्मल मार्केट्स में है, तो उसमें गवर्नमेंट के रोल की, गवर्नमेंट को प्राइस कंट्रोल नहीं करनी होती। गवर्नमेंट वहाँ पे प्राइस कंट्रोल करती है जहाँ पे गवर्नमेंट ये समझती है कि यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, प्राइसेस जो हैं वो। सर, मैं अब आपसे कुछ कड़वी चीज़ें पूछने लगा। जी पूछिए। बात ये है कि एक मुल्क है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रेरियन कंट्री। खैर, आपने इस चीज़ को काफ़ी दफ़ा चैलेंज किया है कि हम एक एग्रेरियन कंट्री अब नहीं रहे, हम एक सर्विस यानी खिदमात के शोबे से एसोसिएटेड हैं। ताहम वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, इफ़ नॉट मेजॉरिटी पॉपुलेशन, आज भी एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है। 5 दरियाएँ वगैरह वगैरह, बहुत सारी इस तरह की बातें जो पाक स्टडीज़ की किताब में लिखी हुई हैं, जो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ मौजूद हैं। फल सब्जी की इतनी कीमतें जायज़ लगती हैं आपको? देखें, केला जो है वो इतना महंगा है, आज केला इतना महंगा है। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, केनो हमारे मुल्क में होता है, इतना महंगा है। आप मार्केट चलें, मैं आपको बताता हूँ, और उसमें म्यार भी देखिएगा। ये आम आदमी की बात करो, मैं आम आदमी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, सर अंगूर इतने महंगे हैं और अनार कहता है मुझे हाथ ना लगाओ। 100 बीमार होते हैं एक अनार के, यहाँ हज़ारों बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन अनार उनके मत्थे या हत्थे नहीं चढ़ रहा। तो बुनियादी तौर पर जो मसला ये है कि ये इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो हाई प्राइसेस हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हम तो 5 दरियाओं के मुल्क हैं, हमारे यहाँ तो ये है, वो है, फलां है, हम एग्रीकल्चरल कंट्री है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की इतनी प्राइस क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रीजंस क्या हैं। ये बड़े गौर से जो हमारे नाज़रीन है वो भी सुन लें, और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी सुन लीजिए। उनको पता तो है, लेकिन अब मैं क्लियर कर दूँ। जब एक चीज़, एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट, और एक है उसके साथ फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी स्टोरेज और प्रिजर्वेशन कॉस्ट और मार्केट में लाने की कॉस्ट। अगर आप पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप उसकी कॉस्ट का ब्रेकअप देख लें। एक जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उसकी प्राइस का 50% से ज़्यादा नहीं होगी।
बाज ऐसा भी है यानी कि आप कह रहे हैं कि 30% इसकी आधी कीमत आधी होनी से भी चाहिए। कम। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इस पे रिसर्च की है और ये नहीं है कि मैं वैसे बैठ के रिसर्च करता रहा हूँ, प्रॉपरली ये पब्लिश्ड रिसर्च है जिसमें ये देखा गया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर जिसकी अगर प्राइस 100 रुपये है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 30 थी, 70 रुपये उसकी पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि आफ्टर हार्वेस्टिंग जो कॉस्ट है वो आ रही है। नहीं, मुनाफा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बारे में मैं आपसे जानूंगा, बड़ा अहम मौजू है क्योंकि ये तो हमारे अवाम को चाहिए कि जनाब अगर 100 रुपए की चीज 30 रुपए की हकीकतन है तो फिर उस पर 70 रुपए क्यों ज्यादा लिए जा रहे हैं। यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं जनाब हम महंगाई के ऊपर और साथ साथ बैरूनी कर्ज़ों पर और कर्ज़ों पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे फाजिल मेहमान जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने एक ऐसा मौजू उठा दिया जिसकी वजह से मैं परेशान हो गया और आवाम भी मेरे ख्याल काफ़ी हद तक परेशान हो जाएगी। इन्होंने कहा कि जनाब ये जो आम इस्तेमाल की चीज़ें मार्केट के अंदर मिल रही हैं जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, यानी ज़रई मसनूआत तो मैं उन्हें नहीं कहूँगा लेकिन ज़रई अशिया हैं, बुनियादी तौर पर ये ज़रई अशिया जो हैं जिसमें फल फ्रूट सब्जियाँ वगैरह सब शामिल हैं, ये बुनियादी तौर पर क्या है कि इनकी कीमत जो है वो अगर 30 रुपये है तो ये 100 रुपये की बिक रही हैं, यानी 70 रुपया उसके ऊपर हम जो है वो एक क्या चीज़ है 70 रुपया, वही मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ। या 50 रुपये की चीज़ है वो 100 रुपये की बिक रही है। तो जी डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, ये क्यों ऐसे है कि जो आम इस्तेमाल की अशिया हैं, ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो है तकरीबन 70% जो है वो कोई कॉस्ट है या प्रॉफिट है, क्या क्या? अच्छा, इसमें जो कॉस्ट, प्रॉफिट भी है और कॉस्ट भी है। कॉस्ट में आपको बताता हूँ कि क्या है। एक चीज़ जो प्रोड्यूस हो जाती है, जाहिर है कि सबसे बड़ा मसला ये है हमारे जितने भी दही एरियाज़ हैं, ये रूरल एरियाज़ हैं, एग्रेरियन प्रोडक्ट्स वेजिटेबल्स वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, उनकी कनेक्टिविटी हमारे मेन मार्केट्स के साथ बहुत ही कम है, यानी फार्म टू मार्केट का। एग्जैक्टली, फार्म टू मार्केट। अब प्रॉब्लम क्या है कि रोड्स इतने खस्ता हाल है, हालांकि शहरों में तो बन रहे हैं, लाहौर तो ऐसा ज़बरदस्त शहर बन गया कि पेरिस बन गया, लेकिन लाहौर के जो गर्दो नवा के इलाके हैं वहाँ पे भी जाके देखेंगे पेरिस के साथ जो है ना वो चीचों की मलिया में क्या हो रहा है। तो वहाँ पे रोड जो है ना ऐसे टूटी फूटी खस्ता हाल, ब्रिजेस नहीं बने हुए, वो सारे मसाइल हैं। अब वहाँ से एक जो गाड़ी आती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस, प्लस आपको पता है कि वेजिटेबल्स पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, दे नीड टू बी स्टोर्ड, उनकी स्टोरेज भी चाहिए, उनकी स्टोरेज के साथ साथ उनकी प्रिजर्वेशन के लिए भी चीज़ें चाहिए, दवाइयात होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, सप्लाई चेन उनकी पूरी सप्लाई चेन, एग्जैक्टली, उसकी पैकेजिंग होती है, तो उसकी लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और उनका जो स्टोरेज है, और फिर उसको मार्केट में लेके आना, मार्केट में स्टोर करना, उसको इन ट्रांजिट उसका स्टोरेज करना, पोस्ट हार्वेस्टिंग उसका स्टोरेज 3-4 जगहों पर स्टोर होता है, फिर वो मार्केट में आती है, फिर उसको प्रिजर्व करना, ये सारे की सारी चीज़ें ये एक अच्छी खासी कॉस्ट बन जाती है। और ये कॉस्ट आमतौर पर जो प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे भी ज़्यादा होती है कुछ केसेस में। जैसे मैं आपको बताऊं कि गोभी जो कॉलीफ्लावर है वो एक पाकिस्तान के इलाके सकेसर वादी सून वहाँ पे बन, अब वहाँ से एक ट्रक में जब वो कराची आती है वो गोभी, तो उसको रास्ते में कहीं ना कहीं उसको स्टोर भी करना है, उसको आपने उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए, उसके ऊपर जो प्रिजर्वेशन के लिए जो या पैकेजिंग के लिए जो उसके ऊपर वो स्टेप्स लेते हैं आप उसको भी देख लें। तो वो जो वहाँ पे अगर 20 रुपये की है तो यहाँ पे वो 50 रुपये की 60 की कॉस्ट डाल के यहाँ पे पहुँचती, फिर आती है वो मार्केट में वो फिर प्रॉफिटेबल रेशियो के साथ बिकती है, फिर मार्केट वाला कहीं पे आगे दूसरे बंदे को बेचेगा, या मार्केट से एक होल रिटेलर लेके आता है, फिर रिटेलर उसको उठा के अपनी पास लेके आता है और फिर उसको बेच रहा होता है। तो आप देखेंगे ये सारी जो कनेक्टिविटी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट तो बेचारी कुछ 30-40% रह जाती है। हमें गरीब मुल्क हैं, इसको इस तरह से क्यों नहीं रखा जा सकता कि जो फार्मर है वो शहर में आके बरह रास्त अपना माल जो है वो कस्टमर को ये तो सर, ये तो आपका एक आम बच्चा जो है ना, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो ये उस बुक में भी लिखा हुआ है, मईशत की क्या एक 10वीं जमात की बुक में भी ये लिखा हुआ है कि फार्म टू, जो आपने बात की कि फार्म टू मार्केट जो रोड्स हैं अगर वो बेहतर होंगी, अगर उसकी जितनी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, आपकी प्राइसेस कंट्रोल हो सकती हैं। बड़ी बदकिस्मती से, और मुझे अफसोस होता है जब भी मैं ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान को फूड बास्केट कहा जाता था सब कॉन्टिनेंट की। आप कोई भी हिस्ट्री की बुक उठा लें,
सिर्फ पाकिस्तान का जो एरिया है, यहाँ पे वेजिटेबल्स फ्रूट्स प्रोड्यूस होते थे और पूरे सब कॉन्टिनेंट में और यूके में और यूरोप में जाते थे। 1947 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और 1947 के बाद क्या होता है कि यही पाकिस्तान है, कभी यहाँ पे प्याज जो है वो शॉर्टेज हो जाती है, कभी यहाँ पे टमाटर की शॉर्टेज हो, कभी यहाँ पे किसी चीज़ की, और हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? वजह एक बात तो ये है कि ये हमारी जो कनेक्टिविटी है, इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाती हैं। फार्मर को प्राइस उसकी नहीं मिल रही होती बेचारे की, और जो बेचने वाला है उसको इतने महंगे दामों मिल रहे हैं। तो ये जो मिडल मैन होता है ना सर, मिडल मैन के साथ बीच में होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होगा। मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है, अगर कुछ सुन रहा है तो, अगर खुदा के लिए फार्म टू मार्केट, अगर जो रोड्स हैं उसके जो वेयर हाउसेज आप बना दें इन ट्रांजिट, तो ये कॉस्ट सब्सटेंशियली कम हो सकती है। स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज हाउसेज अगर आप उनको बढ़ा दें, तो आपकी ये जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, कभी टमाटर की प्राइस बढ़ गई, कभी आलू की प्राइस बढ़ गई, कभी फलां की प्राइस बढ़ गई, तो ये भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो सप्लाई चेन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मुबारक साहब, हुकूमत वाले सुन रहे हैं, आप बेफिक्र रहें। नहीं, सुनते हैवानों को हिला देता हूँ, कुछ बुनियादें मैं भी हिलाता हूँ, बस शोर नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ खाली डब्बे जो होते हैं वो जो है शोर करते हैं, जो भरे हुए होते हैं वो थोड़ी शोर करते हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पर यहाँ पर आए कि जनाब वाला ये जो बैरूनी कर्जे हैं, इन पर भी थोड़ी सी बात करें कि इस मुल्क के जो बैरूनी कर्जे हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, हमारे अपने कर्जे भी कंट्रोल में नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह? देखिए, एक तो आपने शायद ये इसी बेसिस पे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 6 महीनों में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $5.6 बिलियन कर्जा जात लिए हैं पिछले 6 महीने में। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स आई थी, ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये मुझे जो मिली है वो स्टैटिस्टिक्स यही है। वैसे भी अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कर्जा जात की लिस्ट देखें, तो मेरे ख्याल में जो पिछले चंद सालों में कर्जे लिए गए वो शायद पूरे पाकिस्तान में, या एटलीस्ट मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, पिछले 10 सालों में जो कर्जाजात लिए गए हैं, शायद वो 1947 से उस वक्त तक इतने कर्जाजात नहीं लिए गए थे जितने पिछले 10 सालों में कर्जाजात लिए गए। और उसके बाद जो इस गवर्नमेंट ने जितने कर्जे लिए हैं, शायद वो पिछली गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड तोड़ दी। हमने असल में फैसला किया है, अब सवाल ये पैदा होता है, लोग जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाएंगे। इसलिए हुकूमतों ने मुकाबले शुरू कर दिए कि इस दफा इसने लिखवाया था, अब अगली दफा ज्यादा कर्जे का नाम हम लिखवाएंगे अपना, और सुनहरे रूप में लिखा जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर के कर्जे हमने ज्यादा हमने तैयारी की इस चीज। ये जो कर्जे जाते हैं ये लग कहाँ पे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और मेरे ख्याल में ये जो कर्जे ले रहे हैं उनको भी ये नहीं पता कि ये कर्जा जा कहाँ पे रहे। होता ये है कि हम जैसे ही मिन्नत करके भाई हमें दे दो यार, कहीं इधर उधर से करके पकड़ लेते हैं, और फिर जैसे ही वो कर्जा वो अमाउंट आती है हमारे पास, तो आधी तो कहीं उधर उधर ही बैंक्स में हो जाती है, फिर अगर कुछ आ भी जाती है तो वो यहीं पे इधर उधर हम उसको, मतलब ये समझ लीजिए कि वो कर्जा जात जिस पर्पस के लिए लिए जाते हैं वो पर्पस मेयरली वो फुलफिल होता है, 10-20% शायद वो फुलफिल होता होगा, लेकिन वो बाकी 80% इधर उधर जो है ना वो चले जाते हैं। मैं आपसे इसकी वजह से हमें और कर्जा लेना पड़ता है। मैं एक स्ट्रेट सवाल आपसे पूछता हूँ। बुनियादी बात यह है कि जब रुपी जो है वो डीवैल्यू हो जाता है, डॉलर उसके अगेंस्ट स्ट्रांग हो जाता है, तो बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम ये है कि फौरन पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे इन रुपी टर्म्स बढ़ जाते हैं। तो आप कितना भी टैक्स ले लो, अगर आप रुपए को कमजोर कर दोगे तो कोई फायदा नहीं, फिर भी आप शॉर्टफॉल पे ही होगे। मतलब हम जहां थे वहीं खड़े होंगे, स्क्वायर वन, हमारे कर्जे तो कम नहीं होंगे अगर रुपये कमजोर होता रहेगा। हम इस चीज को रियलाइज क्यों नहीं करते कि हमने रुपए को मजबूत बनाना है और उसके लिए काम करना है। ये भी एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि रुपए को मजबूत बनाना है, रुपए की वैल्यू को बढ़ाना है। आप युआन को देखें, आप जापानीज येन को देखें, उसकी वैल्यू क्या है। नाज़रीन जो आप देख रहे हैं, आप भी जरा देखिएगा कि क्या उसकी वैल्यूज हैं। सवाल ये है, हमें मजबूत बनाना है माइशत को। प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी प्रोडक्शन को इतना बना दें, आप इतनी चीज़ें प्रोड्यूस कर लें कि आपकी करेंसी को खुद ब खुद स्टेबल हो जाएगी। अगर मेरे पास कुछ प्रोड्यूस करने की कोई चीज़ ही नहीं है, अगर मैंने आउटपुट कुछ प्रोड्यूस ही नहीं की, अगर मेरे पास कोई बेचने के लिए माल ही नहीं है, तो मैं करेंसी को कैसे स्टेबल करूंगा। अगर मैं उसको आर्टिफिशियली स्टेबल कर भी लेता हूं तो कोई इसका फायदा नहीं है। मैं आर्टिफिशियली स्टेबल करने की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो कह रहा हूं हकीकतन स्टेबल करें ना। हकीकतन इसी तरह से होगी, आप अपनी प्रोडक्शन को, आउटपुट को बढ़ाएं,
फिजिकल आउटपुट इज द बिगेस्ट रियलिटी। ताजिर सनतकार, मेरे पास तो गुलदस्ता ग्रुप मौजूद है यहाँ। मेरे ताजिर सनतकार कहाँ हैं? मेरे ताजिर प्रोग्राम में आते हैं ना, रोटियां खा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, गुलदस्ते तो उनको तब भी छेड़ता हूँ मैं। गुलदस्ते ले रहे हैं, दे रहे हैं, फैक्ट्रियां कहाँ लगा रहे हैं वो? नहीं, गुलदस्ते ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं आप मुझे बताएं। आप मुझे बोले, मैं हकीकतन उनको बोलूं फैक्ट्री वो नहीं लगाते। दुबई में अपार्टमेंट लेना है, फौरन ले लेंगे, जाके उस पर सेल्फी भी खींच लेंगे कि हमने दुबई में अपार्टमेंट ले लिया। भाई फैक्ट्री लगा के सेल्फी, आप मुझे बताएं दिल से, क्या किसी ताजिर सनतकार ने फैक्ट्री लगा के सेल्फी लगाई है? नहीं। दावत के ऊपर जाकर मैं कहना नहीं चाहता, अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, फजूल की सेल्फियां खींची जा रही होती हैं। क्या कोई फैक्ट्री लगाकर सेल्फी खींचता है? कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर करने की कंपनी लगा के सेल्फी खींचता है? डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, ऐसे लोग कहां से लाऊं मैं? सेल्फी बनाएंगे तो हिस्सा मांग लिया जाएगा। बहरहाल छोड़ें इस बात को, ये भी एक अलग बात है। मसला ये है कि आपको थोड़ा सा, मैं आपकी बात से जो है ना वो इख्तिलाफ करता हूँ बड़े अदब के साथ, और नहीं आप बेअदबी भी कर लें, कोई बुराई नहीं, मुल्क की तरक्की होनी चाहिए। देखें, पाकिस्तान की बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि एक्सपेंशन की तरफ जा रही हैं। सीमेंट इंडस्ट्री देख लें, सीमेंट इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रही है, इसकी डिमांड में, इसकी ग्रोथ में भी इजाफा हुआ, और इंडस्ट्रीज IPOs आ रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के, और वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं। स्टील इंडस्ट्री को आप देख लें, स्टील इंडस्ट्री बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपने IPOs लॉन्च कर रही हैं, एक्सपेंशन हो रही है, बढ़ रही हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लें, या और भी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं वहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है। सवाल ये नहीं है कि फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई जा रही, क्यों नहीं लगा रहे, सवाल ये है कि उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, क्या उसमें माने अमल क्या है कि क्यों आपको फैक्ट्री या बिजनेस करने से रोका जा रहा है। ये हमारा बेसिक सवाल है। सर, वो सवाल क्या है का जवाब आपने दिया नहीं। मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बोला कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो आगे बढ़ के चले। एक इंडस्ट्रियलिस्ट में नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने अभी एक मेगा प्रोजेक्ट लगाया कोई कार मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, कार असेंबलिंग नहीं, आपके स्टील के भी, मैं आपको, अगर आपके प्रोग्राम, मुझे पता नहीं कि आप नाम ले सकते हैं हम या नहीं ले सकते, मैं आपको बहुत सारी कंपनीज गिनवा सकता हूं जो अपनी डबल ट्रिपल कैपेसिटी एक्सपेंशन पे जा रही हैं। स्टील इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, इवन के अभी हम ब्रेक में एक इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, राइस एक्सपोर्टर्स हैं, वो सारे, तो अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज वो एक्सपेंशन के लिए जा रही हैं। चलें, इन द कमिंग डेज में कोशिश करूंगा आपको मैं दोबारा से दावत दूं और अपने पास बुलाकर आपसे पूछूं, मतलब ये कि तशहीर के लिए नहीं, लेकिन फिर आप नाम लेकर भी बता सकते हैं कि जनाब फला फैक्ट्री, ताकि अवाम को कम से कम पता तो लगे कि ये काम हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। यू कैन बी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।